Good morning, students. Now, in last lecture, we have studied about the composite system and its advantages. So, in composite system, total two types of we have categorized the composite system in two parts. First one was the Carnot system, and second one was the AC to DC system. Okay, and in AC to DC system, with single phase AC to DC system is used. Now, advantages of composite system, in that we have studied about the means advantages. Well, first one is it reduce the conductor diameter. System is very simple, light, economical and efficient. Now, second one was the savings in substation cost, and we taken different points for the savings in substation cost. And final one disadvantage is we can take it as the coefficient of attenuation has high value. So these are the advantages of the composite system. So now in today's lecture we are going to discuss about the disadvantages of composite system. ओके सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं. सो जब भी कंपोजिट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सिंगल फेज सप्लाई जो होता है वो कहीं यूज़ होता है. तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पावर सप्लाई सिस्टम होती है उसके अंदर अनबैलेंस रहता है. सेकंड थिंग कि जो हम लोग 25 kV AC सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, यानी इट इज़ हाई वोल्टेज, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो करंट कलेक्टर्स है जो ट्रेन के ऊपर अपर पार्ट में हम लोग उसको फिक्स्ड करते हैं, जो करंट कलेक्टिंग की जो इक्विपमेंट है, तो क्या होगा कि वो ओवरहेड लेन के साथ वो वहाँ पे आर्किंग प्रोड्यूस होगी. तो ये जो आर्किंग प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से क्या होगा, तो इंटरफेरेंस इन द नेबरिंग टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, जो टेलीकम्युनिकेशंस जो लाइंस होती है उसमें इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है. अब ये जो दोनों इफेक्ट है, वो दोनों बैड इफ़ेक्ट्स जो है उसको हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये जो दोनों इफ़ेक्ट्स है जो ये दोनों जो इफ़ेक्ट्स है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. ओके, तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से ये जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो टोटली तो रिड्यूस नहीं हो सकती, बट वी कैन मिनिमाइज दिस बैड इफ़ेक्ट्स. ओके, सो इन दैट उसमें हम फर्स्ट प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, तो ये जो सिंगल फेज ट्रैक्शन लोड होगा वो करंट एंड वोल्टेज दोनों में अनबैलेंस क्रिएट करता है. ओके, तो उसको हम 3 या 4 मेथड यूज़ करके उसको रिड्यूस कर सकते हैं. फर्स्ट है कि जो वोल्टेज है उसको और हाई किया जाए. ओके, यानी कि जो ट्रैक्शन पावर सप्लाई है उसको 110 kV या 132 kV पे लिया जाए. सो फर्स्ट टू रिड्यूस दिस इफेक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट इज taking traction power supply at high voltage, यानी कि 110 kV टू और 132 kV तक का वोल्टेज. ओके, सेकंड है कि जो सप्लाई सोर्सेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, यानी कि सेकंड पॉइंट है. तो क्या करेंगे हम इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो हाई कैपेसिटी के सोर्सेज है, सप्लाई सोर्सेज, उसको यूज़ करना है, यानी कि बाय यूजिंग हाई कैपेसिटी सप्लाई सोर्स. ओके, थर्ड है कि जो तीनों फेज है उस वो बैलेंस्ड रहने चाहिए. ओके, अनबैलेंसिंग इन फेजेस होना नहीं चाहिए. सो थर्ड पॉइंट इज बाय बैलेंसिंग all the 3 phases for traction purpose.
एंड लास्ट मेथड है कि जो ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज़ करते हैं वो स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड फोर्थ मेथड है वो है बाय यूजिंग स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर in the ट्रैक्शन सब स्टेशन. ओके, यानी कि जो कंपोजिट सिस्टम होती है उसके अंदर हमने देखा टोटल दो जो होती है बैड इफ़ेक्ट्स जो इसको हम बोल सकते हैं वो है, एक तो पावर सप्लाई सिस्टम में अनबैलेंस होता है एंड सेकंड वन है कि जो आर्किंग होता है करंट कलेक्टिंग डिवाइसेस के पास, उसकी वजह से जो टेली कम्युनिकेशन लाइन्स होती है उसमें इंटरफेरेंस रहता है. तो ये दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, मिनिमाइज़ करना पड़ेगा एंड उसको रिड्यूस करने के लिए ये चार जो मेथड है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट है उसमें कि पावर सप्लाई जो है उसको और हाई वोल्टेज पे ले जाना चाहिए, यानी कि 110 kV और 132 kV तक ले जाना चाहिए. जो सप्लाई सोर्सेज है वो हाई कैपेसिटी के यूज़ करने चाहिए. थर्ड मेथड है कि जो फेजेस है 3 फेजेस वो बैलेंस्ड रहने चाहिए, यानी कि बाय बैलेंसिंग ऑल दी 3 फेजेस फॉर ट्रैक्शन पर्पस. एंड लास्ट वन है जो ट्रांसफॉर्मर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्कॉट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर यूज़ करने चाहिए. अगर ये चार मेथड हम यूज़ करते हैं तो जो बैड इफ़ेक्ट जो उसकी क्रिएट होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. सेकंड थिंग है कि जो सेकंड वन है वो है कि इंटरफेरेंस इन द टेलीकम्युनिकेशन लाइन. ओके, तो जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के अंदर जो इंटरफेरेंस होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट मेथड है वो तो हमने देख लिया कि पावर सप्लाई सिस्टम में अनबैलेंस होता है, तो उसको कम करने के लिए हम चार मेथड यूज़ कर सकते हैं. सेकंड मेथड है कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन लाइंस में उसको कैसे कम किया जाए. तो इसके अंदर जो केबल्स जो है उसको एल्यूमिनियम शीटेड जो केबल्स होते हैं अंडरग्राउंड केबल्स उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो क्या होगा उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा टेलीकम्युनिकेशन लाइंस में वो कम हो सकता है. सेकंड थिंग कि जो ट्रांसफार्मर जो यूज़ कर रहे हैं तो जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो क्या होगा कि अगर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा या तो ट्रांसफार्मर आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एंड उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा एंड वो कम होगा तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ओके, तो जो इंटरफेरेंस है टेलीकम्युनिकेशन लाइंस में वो दो मेथड यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन है कि जो केबल्स है उसको एल्यूमिनियम शीटेड अंडरग्राउंड केबल्स यूज़ करने चाहिए एंड सेकंड थिंग है कि जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं. तो उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है यानी जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है दैट कैन बी ग्रेटली मिनिमाइज्ड, वो अच्छे से रिड्यूस हो सकता है. ओके, सो these are the main disadvantages of composite system एंड उसको मिनिमाइज करने के लिए ये जो सब है वो मेथड्स है. नेक्स्ट वन है कि हमने देखा कि डीसी सिस्टम एंड एसी सिस्टम. ओके, तो हमारे पास जो रेलवे सर्विस होते हैं उसमें कौन सी सिस्टम ज़्यादा प्रेफरेबल है इफ़ वी आर यूजिंग मेन लाइन रेलवे सर्विस. ओके, एंड उसके लिए हम लोगों को अगर एसी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या डीसी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए. सेम वे अगर अर्बन या सब अर्बन रेलवे सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यूज़ करना चाहिए. ओके, तो क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं. सो जनरल अरेंजमेंट ऑफ एसी और डीसी सिस्टम फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन. ओके, तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते हैं मेन लाइन सर्विस.
मेन लाइन सर्विस होती है उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो एक उसको स्पीड अच्छी मिलनी चाहिए, एंड सेकंड है कि जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कम होनी चाहिए। सो फर्स्ट देखते हैं उसका हमें क्या एडवांटेजेस मिलना चाहिए। तो एक तो स्पीड उसकी ज़्यादा मिलनी चाहिए, यानी कि हायर वीएम यानी कि मैक्सिमम स्पीड, एंड सेकंड वन है कॉस्ट मस्ट बी लेस फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, सेकंड पॉइंट है कि उसकी जो कॉस्ट है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो कम लगनी चाहिए। अब हम देखने जाएंगे तो ये जो दोनों एडवांटेजेस है वो हमें एसी सिस्टम में सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब हम एसी सिस्टम यूज़ करेंगे तो 25 kV हाई वोल्टेज यूज़ करेंगे। ओके, ऑन द 25 kV ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम जब हम यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से बेनिफिट मिलता था कि करंट की वैल्यू कम होगी। करंट की वैल्यू कम होती थी तो कंडक्टर का एरिया कम हो जाता था, एंड अगर कंडक्टर का एरिया कम होता है तो उसकी वजह से जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, एंड कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो इफ़ वी आर यूजिंग एसी सिस्टम देन दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेजेस फॉर द मेन लाइन सर्विस। ओके, तो पहला एडवांटेजेस उसका क्या है कि 25 kV हाई वोल्टेज यूज़ करेंगे एंड उसकी वजह से करंट कम होगा। करंट कम होगा तो कंडक्टर की साइज़ कम होगी। कंडक्टर की साइज़ कम होगी तो उसकी वजह से जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सिंपल हो जाएगा, और उसकी वजह से कॉस्ट है वो कम लगेगी। ओके, नाउ सेकंड थिंग, तो जब हम एसी सप्लाई सिस्टम यूज़ करते हैं तो हमने देखा था कि जो स्पेसिंग है दो सबस्टेशन के बीच का वो हमें 50 to 80 किलोमीटर तक का मिल रहा था। ओके, अब इतना जो डिस्टेंस मिल रहा है उसकी वजह से क्या होता था कि जो नंबर ऑफ़ सब स्टेशन है वो कम हो जाते थे, एंड नंबर ऑफ़ सब स्टेशन अगर कम होते हैं तो उसकी वजह से हमें फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है कि लैंड हम क्या बोलते चीप यानी कि सस्ती लैंड हमें मिल सकती है। ओके, अगर जो नेशनल पावर ग्रिड है उसकी नज़दीक जगह मिल जाए तो वहाँ पे भी हम सब स्टेशन सेटअप कर सकते हैं, तो इट विल बिकम वेरी चीप टू सेटअप सब स्टेशन। ओके, सो सेकंड एडवांटेजेस क्या है उसका कि दो जो सब स्टेशन हैं उसके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा मिलेगी, एंड स्पेसिंग ज़्यादा मिलेगी तो उसकी वजह से फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी कि लैंड हम चीपर लैंड वी कैन सिलेक्ट। ओके, या तो हम लोग जो नेशनल ग्रिड होता है उसके नज़दीक में भी लैंड लेके वहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। थर्ड वन है मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लेस। ओके, यहाँ पे मेंटेनेंस एसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। सो दिस आर द एडवांटेजेस इफ़ यूज़ एसी सिस्टम फॉर मेन लाइन रेलवे सर्विस। ओके, नेक्स्ट वन है कि सब अर्बन रेलवे सर्विस। अब जो सब अर्बन रेलवे सर्विस होती है उसके अंदर हमें कौन सी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए, एसी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए या डीसी सिस्टम यूज़ करनी चाहिए। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेन रिक्वायरमेंट क्या है सब अर्बन रेलवे सर्विस की। तो सब अर्बन रेलवे सर्विस जो है उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक्सेलरेशन है एंड रिटार्डेशन है वो दोनों की वैल्यू हमें कम ज़्यादा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड जो स्टॉपिंग लोकेशन है वो दोनों फ्रिक्वेंटली आएंगे। ओके, बार बार ट्रेन रुकेगी स्टार्ट होगी, रुकेगी स्टार्ट होगी। सबअर्बन यानी कि उसको बोल सकते हैं उप शहरी रेलवे सर्विस। तो जो उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रिक्वेंट स्टेशन आएंगे, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग फ्रिक्वेंटली होगा, तो उसकी वजह से उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए एंड रिटार्डेशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है उसकी कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता रहेगा तो वो मोटर के परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट डालना चाहिए नहीं। एंड थर्ड वन है कि जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस होती है जो ट्रैक के साथ में चलती है, ओके, तो उसमें
इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए. ओके, सो दिस आर दी 3 मेन रिक्वायरमेंट फॉर दिस सब अर्बन रेलवे सर्विस. ओके, फर्स्ट वन कौन से थे? तो फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप स्टेशन आते हैं, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए. सेकंड वन क्या है कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो मोटर के परफॉर्मेंस पे बहुत कम इफेक्ट डालना चाहिए. एंड थर्ड वन है कि जो टेलीकम्युनिकेशन लाइंस जो होती है ट्रैक के साथ में चलती है उसमें इंटरफेरेंस कम होना चाहिए. ओके, तो ये तीनों जो है वो तीनों फुलफिल कौन से सिस्टम करेगा? एसी या डीसी? डीसी सिस्टम. डीसी सिस्टम में फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, बराबर. तो इसलिए जो सब अर्बन रेलवे सर्विस होती है उसके अंदर हम लोग डीसी सिस्टम यूज़ करेंगे. तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जो एनर्जी कंजप्शन होगा डीसी सिस्टम में वो कंपैरेटिवली एसी सिस्टम से कम होगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेजेस. सेकंड एडवांटेजेस है कि जो डीसी सिस्टम आप यूज़ करोगे तो उसमें जो डीसी मोटर यूज़ करेंगे तो जो टॉर्क जो है वो सेम टॉर्क अपने को मिलेगा, वो जो करंट होगी उसकी वैल्यू कम होगी. ओके, कि जो टॉर्क प्रोड्यूस करना होता है डीसी मोटर को यूज़ करने के लिए वो एसी सिस्टम में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वही डीसी सिस्टम में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बट द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी डिक्रीज्ड. जो करंट की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट एडवांटेजेस है उसका कि जो डीसी लोकोमोटिव होते हैं एंड जो उसके जो कोच होते हैं मोटर के वो जो होते हैं उसकी जो वेट होती है वो कम होती है एंड उसकी वजह से जो इनिशियल कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो सब उसकी कम रहती है एंड एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी. यानी कि डीसी लोकोमोटिव्स आर मोर एफिशिएंट दैन एसी लोकोमोटिव. ओके, सो जो कंबाइंड एडवांटेज ऑफ बोथ एसी एंड डीसी सिस्टम, मेनली कंपोजिट सिस्टम जो है इज़ अडॉप्टेड इन इंडिया. ओके, तो जो एसी सिस्टम एंड डीसी सिस्टम है उसके जो एडवांटेजेस है उसको कंबाइन करने के लिए कंपोजिट सिस्टम जो है वो है एंड पूरे मीन्स मोस्टली इंडिया में कंपोजिट सिस्टम जो है वो ही यूज़ होता है. तो आज हमने आज के टॉपिक में देखा कि डिसएडवांटेजेस कंपोजिट सिस्टम के कौन से हैं एंड एसी सिस्टम एंड डीसी सिस्टम दोनों हमने डिस्कस किए. उसमें मेन लाइन सर्विस के लिए कौन से बेनिफिट मिलेंगे कौन से सिस्टम यूज़ करने के लिए एंड सब अर्बन सर्विस के लिए कौन सी सिस्टम हम यूज़ करेंगे और उसके क्या बेनिफिट्स हैं. मेन लाइन रेलवे सर्विस के लिए हमने देखा कि एसी सिस्टम मोर beneficial than DC system and for the suburban railway service DC system is more beneficial than the AC system.